दिस इज पार्ट 4 ऑफ आर डेली एमसीक्यू सीरीज। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड बाय। राइट आंसर इज सी, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। Constitution of India under Article 315 to 323 provides for Union Public Service Commission and State Public Service Commission. Both Union Public Service Commission and State Public Service Commission is a constitutional body. यूपीएससी रिक्रूटमेंट्स करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड रिक्रूटमेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आता है। फर्स्ट इज आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट कराता है एंड यूनियन टेरिटरी के लिए रिक्रूटमेंट कराता है यूपीएससी। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिक्रूटमेंट कराता है स्टेट्स के लिए। जो स्टेट में सिविल सर्वेंट्स होते हैं रिक्रूटेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के पास अपना एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स या स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट से जाके कहे या उन्हें रिक्वेस्ट करे कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करो ताकि जो उनके लिए वो रिक्रूटमेंट करवा सके, तो उसके लिए पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है पार्लियामेंट में जो प्रोविज़न कंटेन करता है इस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो जो जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन होता है वो बनाता है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसलिए ये जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। Whereas यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए जो प्रोविजन है वो इन आर्टिकल में है 315 टू 323। तो ये जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेयर एज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनता है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूट से बना है, एक लॉ ऑफ पार्लियामेंट से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे हमने अभी डिसाइड किया ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आता है विच इज आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जब इंडियन यूनियन बना था उस टाइम प्रिंसली स्टेट अलग अलग होना चाहते थे, तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम प्ले किया था, जैसा कि बिस्मार्क ने प्ले किया था इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 ईयर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है दैट इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। अगर 6 साल पहले होते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं, या फिर अभी अगर 4 ही साल हुए हैं बट वो 65 एज के हो जाते हैं तो भी रिटायर हो जाते हैं। देखिए जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, उनको री इलेक्ट उनकी पोस्ट के लिए नहीं किया जा सकता है। चेयरमैन जो है वो री इलेक्ट होकर वापिस चेयरमैन नहीं बन सकते, बट मेंबर्स जो है वो चेयरमैन बन सकते हैं, और मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, बट इनमें एक जब रिक्रूटमेंट इनका किया जाता है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट एक प्रोविज़न है जो कि एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर जो हो गए इसमें कमीशन के मेंबर हो गए इंक्लूडिंग चेयरमैन, वो एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए हाफ मेंबर फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स सर्विसेज में होने चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में होने चाहिए। तो ये एक प्रोविज़न है इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर। और ये कभी भी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे सकते हैं, ना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, और इन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन can be placed within the jurisdiction of the UPSC by. The answer for this question is Parliament. Next question is the function of UPSC can be extended by.
जैसा मैंने बताया था, जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जो भी इसको कोई भी फंक्शन इसके एक्सटेंड करेगा या कोई भी काम देगा या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ बनेगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू। सबसे पहले जो प्रोविजन था उस टाइम उसमें मेंशन किया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सबसे पहले प्रोविजन था 1919 में जो एक्ट आया था उसमें सबसे पहले प्रोविजन था और उस टाइम सेटअप किया गया था इसको इन 1923 में फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। सो राइट आंसर इज बी 1919। Next is which of the following can provide for the appointment of Joint Public Service Commission? Right answer is Parliament of India. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स डील्स विद। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर्स। थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है और ट्राइब्यूनल्स का जो है वो इंडिया में हिस्ट्री देख लेते हैं। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसमें अलग से एक जो है वो वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्राइब्यूनल्स है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। ट्राइब्यूनल डील करते हैं जो ज्यूरिस्डिक्शन होता है ताकि जो जुडिशरी का काम है वो कम हो सके, ताकि तारीख पे तारीख ना मिले। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14A को ऐड किया। दिस पार्ट कंटेन्स 2 आर्टिकल which is first article is 323A and 323B. This article 323A deals with the administrative tribunals and this article deals with the tribunals for other purposes. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स डील करता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर, द स्टेट, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज। वेयरएज पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल को यूज करके एक एक्ट बनाया। द नेम ऑफ द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। This act, the Administrative Tribunal Act of 1985, authorized the central government to establish Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunal. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए और ये वही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जो डील करता है रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। हाउएवर ये आपको याद रखना है कि जो इसकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है वो होते हैं मेंबर्स ऑफ द डिफेंस ऑफिस एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड अंडर दिस ट्राइब्यूनल। सो जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंट्रल एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज के अंदर इसकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होती है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है रिक्रूटमेंट या ऑल सर्विसेज मैटर से रिलेटेड तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास ही जाएगा और इसको सेटअप किया गया है फॉर द स्पीडी ट्रायल एंड स्पीडी जस्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अगले क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन बेस्ड है तो हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली इसके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 इज India has adopted the parliamentary form of government. Yes, this is correct. The president is the titular head, इसको nominal head भी कहते हैं, of the state, while the council of minister headed by the prime minister is the real executive authority. This is correct. दोनों ठीक है. So right answer is A. Both the statements are correct. Reason is the correct explanation of assertion. 70th question is, a person who holds or who has hold office as president shall not be eligible for re-election to that office. This statement is
रॉन्ग। इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल कितनी भी बार प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ सकता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकता है। वेयर एज इन यूएसए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में नहीं बैठ सकता है या इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है। रीजन इज नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ये एक क्वालिफिकेशन है कि जो अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे प्रेसिडेंट में तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्ट हो रहा है वो एज अ क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन फॉर द हाउस ऑफ पीपल। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है लोकसभा के लिए उसको वो क्वालिफाई करता हो। सो वन इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट। सो राइट आंसर इज डी। आई थिंक ए इज फॉल्स बट आर इज राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी। Next is all doubts and dispute arising out of or in connection with the election of the president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन केस को ले सकता है और जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। सो असर्शन इज करेक्ट। Parliament may, by law, regulate any matter relating to or connected with the election of the president or vice president। कोई भी लॉ बना सकती है पार्लियामेंट जो रिलेटिंग होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो राइट आंसर इज बी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। 72 क्वेश्चन इज यहाँ पे शेड्यूल्स कुछ दिए हैं और जो शेड्यूल में उनका प्रोविजन है उससे हमें लिंक करना है इसको। शेड्यूल 1 एंड 2 में, सॉरी लिस्ट 1 एंड 2 में 10th शेड्यूल डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। 3rd शेड्यूल इज फॉर्म ऑफ अफर्मेशन, जो ओथ्स एंड अफर्मेशन दिया है दैट इज इन 3rd शेड्यूल। एंड 4th शेड्यूल इज एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द अपर हाउस दैट इज इन राज्यसभा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है जिसमें वीटो पार दी है। सो विदहोल्डिंग ऑफ एसेंट, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। ओवरराइडिंग बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी दैट इज सस्पेंसिव वीटो। जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट उसे वापस भेजते हैं फॉर रिकंसिडरेशन और अमेंडमेंट के लिए तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, दिस इज पॉकेट वीटो। विदहोल्डिंग ऑफ एसेंट है वो एब्सोल्यूट वीटो है और टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल इज पॉकेट वीटो। ओवररिडन बाय अ हायर मेजोरिटी, दिस इज क्वालिफाइड वीटो और जो क्वालिफाइड वीटो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। सो A3 विदहोल्डिंग एसेंट एब्सोल्यूट वीटो, B4, C2 एंड D1। सो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यहाँ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है। आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। हमने फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल से मैच करना है। फर्स्ट इज इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16। माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 29 राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। सो A4, B1, so D is the correct answer। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे हमें कुछ एक्ट्स दिए हैं उनमें जो फीचर इंट्रोड्यूस किए गए उससे मैच करना है। फर्स्ट इज बाइकैमरल सिस्टम, दिस इज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 में जो एक्ट आया था इसमें सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था विच इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम अभी राज्यसभा एंड लोकसभा कहते हैं। ठीक है। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे जो प्रोविंस थी मद्रास एंड बॉम्बे को लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी कि अब वो लॉज बना सकते हैं।
Third is separate electorate. Separate electorate for the first time introduced through मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909। यहाँ पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। लास्ट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दिया गया था और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। सो राइट आंसर इज सी, विच इज 3251। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। Right answer is Regulating Act of 1773. Next is the President of India is elected by an electoral college consisting of member of parliament and state legislature. No, this is wrong. The electoral college of president consists of elected members of parliament and elected members of state legislature. So first is wrong. Second is elected members of parliament and state legislature. No, यहाँ पे elected members of state legislature आएगा. So this is also wrong. Elected members of parliament and state legislative assemblies. This is right. Number last statement is elected members of Lok Sabha and members of the Rajya Sabha and state legislative assemblies. यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर इज सी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट जब इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, जब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो ये उसमें वोट कर सकते हैं। ये याद रखना है। इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आर। पहले तो हम देख लेते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे दो तरह के सिस्टम्स है। वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अदर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक कैबिनेट सिस्टम होता है विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो ये गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर लेजिस्लेचर। वेयर एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। वेयर एज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है एंड हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। इन इंडियन केस इज द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। ब्रिटेन का अगर देखिए तो वहाँ पे मोनार्की है, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो मोनार्क होते हैं, विच इज प्रिंस और क्वीन। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पार्लियामेंट के लिए। वेयर एज यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि आर्टिकल 73 में है, रिस्पॉन्सिबल टू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है वो एक फीचर होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। Second is collective responsibility of the executive to the legislature. Yes, this is the feature of parliamentary system. Second is a written constitution. जो written constitution है वो भी feature है presidential form of system, और presidential form of system follow करता है federal government को। तो ये एक federal feature है जो कि जो parliamentary system होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे स्पेशली इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका फीचर है? एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंस ऑफ डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी ज्यूरे विच इज नॉमिनल हेड एंड डी फैक्टो विच इज रियल एग्जीक्यूटिव। ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसा प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में। यहाँ पे दिया है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यस, तो 2, 4 एंड 5 राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। यस, दिस इज करेक्ट। ये डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ है प्रेसिडेंट की। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंबर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सो यूजुअली जो हमने देखा है 9 to 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। First statement is correct. One half of the members of the UPSC should be person who have held office under the government of India or of a state at least for 5 years. No, this is wrong. At least for 10 years होता है। जो भी वन हाफ मेंबर होते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 मेंबर्स हैं, तो उनमें से कम 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि 10 साल तक सर्विस में रहे अंडर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो ये 10 ईयर्स होता है, यहाँ पे 5 years दिया था इसलिए रॉन्ग है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और until they attain the age of 60 years. This is also wrong. It's 6 years or 65 years. Fourth is the salaries and allowances of the member of the UPSCs are determined by the parliament. Yes, this is also correct. And last statement is the entire expense of the UPSCs are charged on the consolidated fund of India. Yes, this is correct because UPSC is a constitutional body, so its expenditure cannot be voted. So correct answer is 1, 4 and 5, which is D is the correct answer. Next and last question is which of the following statements related to the central administrative tribunals are correct। हमने पहले ही जो भी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड हिस्ट्री है और कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, जैसा कि हमने देखा था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसको बनाया गया है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। Second statement is its members are drawn from administrative backgrounds only. This is wrong. Third is it is not bound by the procedure prescribed in the Code of Civil Procedures. Yes, this is correct. जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है वो बाउंड नहीं होता है जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। Fourth is its jurisdiction covers the member of all India services as well as central services and central government post. Yes, this is correct. Number last is it was set up in 1985. ये हमने देख लिया है। Yes. So right answer for this is C, which is 1, 3, 4 and 5.